नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद। बिहार में 1 जनवरी 2006 को जो शुरुआत हुई थी, अब पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को उसे लागू करने को कहा है। क्या हुआ था बिहार में 1 जनवरी 2006 को ऐसा, और जिसे अब पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लागू करने का आदेश दिया है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करेंगे हम। और इससे बिहार के लिए आगे का क्या रास्ता निकलता है, इस पर भी बात करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ था 1 जनवरी 2006 को सर, जो अब पूरे भारत में उसे लागू करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बिहार की सरकार 2005 के इलेक्शन के बाद नवंबर में वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया था और पहला एफर्ट लगा कि जंगल राज का खात्मा कैसे किया जाए। मेरी बुलाहट हुई थी और प्रश्न बहुत सीधा दागा गया था, क्या जंगल राज का खात्मा संभव है? मुख्यमंत्री ने पूछा था जी। और मैं 1 to 1 में था। मैंने कहा, मतलब वहां आप और मुख्यमंत्री थे, कोई और नहीं था? बस मैंने कहा कि बिल्कुल संभव है, रास्ता बताइए क्या है। और मैंने उनको एक शब्द में कहा था कि जो भी होगा वो कानून के दायरे में रह करके ही होगा, कानून के बाहर कुछ भी नहीं होगा। कानून के अंदर कैसे होगा, ये व्यवस्था मेरे पुलिसिंग की जो मैंने पढ़ाई की है और कार्रवाई की है अभी तक के नौकरी में, उसके ही संदर्भ में होगा। और जो मेरे मन में बात रही थी, पहली बात वो थी स्पीडी ट्रायल, क्योंकि मैं मानता था कि अपराधियों को अगर भय लगता है तो कानून से, सजा याफ्ता होने से। सजा याफ्ता, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो सजा याफ्ता हो जाए। और मैंने जेल जाने से डर नहीं लगता है, सजा याफ्ता जेल होने से से डर तो लगता बिल्कुल डर नहीं लगता है। उनको डर लगता है कन्विक्शन से। कन्विक्शन होने के बाद उसके आयाम बहुत हो जाते हैं, है? चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, राजनीतिक कई खत्म हो तरह का जाता बंधन हो जाता है। यहाँ जेल, हमारी जो पुलिसिंग हमने देखी थी वो था, अपराध हुआ, दौड़ो पकड़ो और जेल में डाल दो। जेल के बाद क्या हुआ पता नहीं। लेकिन जब मैंने तय कर लिया कि अपराध के बाद त्वरित अनुसंधान और त्वरित ट्रायल हो, और ट्रायल ऐसा हो कि सजा हो जाए उसकी, फिर उसके आगे भी एक स्टेप हुआ जब लोग बेल लेने के लिए अपील फाइल किए कन्विक्शन के बाद, और अपील में भी जब आ गए और पेंडिंग अपील बेल हो गया, तो फिर पुनः अपराध बढ़ना शुरू हुआ। तो हमने फिर कानून में एक रास्ता निकाला था बेल बेल कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का, वाइल ऑन बेल कमिटिंग ए सिमिलर ऑफेंस के नाम पर। और इस तरह से मैंने जो प्रयास किए वो था कि परिस्थितियां जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे कानून में रास्ता निकलता जाएगा, और वही मैंने किया था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी ऑफिसर्स की एक बैठक में यह कहा है कि स्पीडी ट्रायल आप शुरू कराइए, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो रहे हैं लेकिन कन्विक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या यह जो 2006 में शुरुआत हुई थी बिहार में, उसको पूरे राष्ट्र स्तर पर, पूरे देश स्तर पर लागू करने की एक बात है? दीपक जी, जहाँ तक कानूनी प्रयास का सवाल है, मैं कोई कानून तो बनाता नहीं था, और कोई भी पुलिस ऑफिसर या ईडी का ऑफिसर कानून बनाता नहीं है। वो वही इम्प्लीमेंट करता है जो उसको कानून बन करके लेजिस्लेचर से मिलता है। तब रही बात की जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ईडी या डीजी पुलिस
या डायरेक्टर सीबीआई, इन सबों से ये उम्मीद की जाती है कि जब समस्या आए, नई समस्या खड़ी हो, एक समस्या परिभाषित हो, तो वो अपनी बुद्धि से उसी कानून के तहत कोई एक रास्ता निकालेंगे जो कानून सम्मत होगा और नया भी होगा। और इसी के लिए तनख्वाह मिलता है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को, वो चाहे डायरेक्टर ईडी के रैंक के हों या डायरेक्टर सीबीआई हों या डीजी पुलिस हों किसी भी स्टेट के। क्योंकि जब मैंने ईडी का रास्ता चुना था, तो जब मैं गया था डायरेक्टर जो उस समय ईडी के थे, उनसे बात करने की, हम अपने यहाँ से पिटीशन देंगे आपको और आप पीएमएलए में कार्रवाई कीजिए, चूँकि पावर आप ही के पास है, स्टेट पुलिस में नहीं है। तो उनका कमेंट था कि आप पहले स्टेट के डीजी हैं जो इस तरह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, नहीं तो अभी तक किसी स्टेट ने ये प्रस्ताव नहीं दिया था। हम ही लोग आप अपने से एक केस उठाते थे और उसमें जो भी कार्रवाई पीएमएलए में होनी है वो करते थे। आप पहली बार आए हैं जो कह रहे हैं कि स्टेट पुलिस चाहेगी कि पीएमएलए में कार्रवाई हो और वो नोडल एजेंसी बन करके आपके पास आएगी। हमने स्टार्ट कराया था इसको और एक नई प्रक्रिया शुरू की थी। तो मिला जुला करके बाय द टाइम आई लेफ्ट एकदम नई प्रक्रिया थी, तो हमको उसको वैलिडेट भी करना था लॉ के सेंस में एंड अदरवाइज। करीब 6 या 7 केसेस में प्रॉपर्टी अटैचमेंट हुआ, गाड़ी बढ़ी। अब तो खैर वो गाड़ी बढ़ रही है। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब जिसको पूरे भारत में लागू करने की तैयारी है स्पीडी ट्रायल, वो बिहार में ही थम गया था और थोड़ा थम गया है। नहीं आइडिया है दीपक जी, मैं कांटेक्ट में रहता नहीं हूँ। सोशल मीडिया में किसी किसी का स्टेटमेंट सुन लेता हूँ, उससे कुछ जानकारी हो जाती है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे स्पीडी ट्रायल ही है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं 2006 में कर रहा था। एज डिस्ट्रिक्ट एसपी क्राइम्स वहाँ हो रहे थे, मैंने ट्राई किया ट्रायल का, स्पीडी ट्रायल करा के देखा है और मुझे रिजल्ट्स मिला। वो मेरे सब कॉन्शियस में कहीं बैठा हुआ था कि स्पीडी ट्रायल से क्राइम पर चेक किया जा सकता है। ट्रायल का जो न्यूएंसेस होता है वो मैंने सीबीआई में सीखा था एज एसपी। ये ट्रायल होता कैसे है, जिला में तो ट्रायल से वास्ता ही नहीं है। किसी भी जिला के ऑफिसर से आप बात कीजिएगा, जिला पुलिस के, तो वो कहेगा कि पकड़ लो, चार्जशीट कर दो और भूल जाओ। इतनी ही दूर तक तो उनको मालूम है। लेकिन चार्जशीट करने के बाद उसको आगे कैसे परसू करो, ये उनको न पढ़ाया जाता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। 2005 में आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 to 1 में आपसे बात करके पूछा था कि क्राइम कैसे खत्म होगा, जंगल राज कैसे खत्म होगा। अगर यही सवाल हाइपोथेटिकली मान लें कि बिहार के वर्तमान गृह मंत्री सम्राट चौधरी आपसे पूछें कि अपराध कैसे खत्म होगा, क्योंकि अपराध तो बिहार में फिर से एक बार अपना सिर उठा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो कैसे खत्म होगा अपराध? अगर आज आपसे सम्राट चौधरी पूछें, जैसे नीतीश कुमार ने पूछा था 2005 में कि कैसे खत्म होगा अपराध, तो आप क्या सलाह देंगे? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है। अगर वो जवाबदेही जिस समय मिली थी उस समय मेरे पास एक जवाब था, वो भी जवाब मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं गया था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि क्या पूछा जाना है। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि अपराध जब भी रुकेगा तो कानून के भय से ही रुकेगा। ये डंडा के भय से या गोली के भय से अपराध नहीं है। बिहार में हाफ एनकाउंटर हो रहा है लगातार। हाफ एनकाउंटर मीन्स इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा, लोगों के द्वारा।
मतलब अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन फुल एनकाउंटर नहीं हो रहा है, गोली लग रही है पैरों में और वो अस्पताल पहुंच जा रहा है अपराधी। तो इस हाफ एनकाउंटर से अपराध रुकेगा, रुक सकता है, हालांकि रुकता दिख नहीं रहा है। 37 साल मैंने नौकरी की पुलिस में और अनेक प्रकार के प्रयोग देखे, अनेक प्रकार के वरीय पदाधिकारियों से बात हुई, समझा मैंने। हर आदमी अपनी थियरी बताया, लेकिन मैं जो समझता हूँ या जो मैंने बहुत शुरुआती दौर में जब एएसपी था, उस समय ट्रायल की बात हमारे सीनियर्स नहीं करते थे। जो दिग्गज लोग थे जिनको हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे, वो बोलते थे डिटेक्शन इज द बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग क्राइम। उनकी बात हुआ करती थी। अगर क्राइम हुआ, सही डिटेक्शन हो जाएगा तो क्राइम चेक्ड हो जाएगा, ये सेंटेंस होता। जब आगे बढ़ी गाड़ी तो हुआ कि सजा अगर हो जाए, कन्विक्शन हो जाए तो क्राइम रुक जाएगा। बाद में ये भी ख़त्म हुआ कि गोली मार दो एनकाउंटर हो जाएगा, आदमी ही नहीं रहेगा, अपराधी मर जाएगा तो क्राइम रुक जाएगा। इन सबों को मैं करीब से देखता चला गया और मैंने पाया कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। तब रही बात कि आज के डेट में अगर आप एनकाउंटर पर ही रिलाई कीजिएगा ज़्यादा, तो उसके कई आयाम हो जाते हैं। मेरा अपना मानना था कि एनकाउंटर अगर करना है और यही रास्ता ही है तो इसको कानून में ले आइए, बाज़ाब्ता इसको पास कर दीजिए एज एन एक्ट और तब एनकाउंटर कर दीजिए। तो जो भी होगा वो समाज के द्वारा एक शक्ति ऐसे ये तो प्रदत्त की संभव ही नहीं जाएगी। है। अगर कैसे संभव नहीं है, कानून पास हो नहीं है, जाए? अगर ये संभव नहीं है तो मत कीजिए। ये छिपा करके क्यों हो रहा है? स्टोरी जो है वो सही लिख दीजिए कि यही हुआ है और तब देखिए क्या होता है। इसी में मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्शन था कि ये करने के लिए बड़े लोग नहीं आएंगे, हमेशा वो छोटा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रहेगा। अगर मामला फंसा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और मैंने ये कई बार कहा है कि ऑफिसर्स जो किए हैं फेक एनकाउंटर, वो लोग उसको भोगे भी हैं। सभी नहीं भोगे होंगे, कुछ बच गए होंगे, लेकिन जो पकड़े गए वो आजीवन कारावास की सजा तक काटे। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर्स हैं, हो रहे हैं अभी, आपको लग रहा है कि वो फेक हैं? अगर हैं तो फेक या नहीं फेक, ये तो जो एनकाउंटर है उसको जांच कीजिए, तब होगा। एक ही चीज़ जो खटकती है मुझे वो है कि हर केस में गोली पैर में लगती है। हम लोग जब एकेडमी में थे तो पढ़ाया गया था कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, जैसे कोई, उसका एग्जाम्पल था एविडेंस एक्ट में कि इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस एक आदमी करा रहा है, घर जल गया, उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, सेकेंड टाइम घर बनाया फिर वो जल गया, थर्ड टाइम बनाया फिर जल गया। ये एग्जाम्पल है विच मीन्स वो एक्ट का पार्ट है। तो उसको था कि एक ही इंसिडेंट कई बार अगर हो जाता है देन इट बिकम्स इंटेंशनल। बार बार पैर में गोली लग बार रही बार है। क्यों लगती है पैर में ही गोली? और ये इशू अगर खड़ा हो गया तो खराबी करेगा ये, और इसको डिफेंड करना होगा। जब तक नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर एक भी केस खड़ा हो गया, कौन जानता है किसी का परिवार ही लेके खड़ा हो जाए, उस समय कौन आएगा डिफेंड करने?
कानून है ही नहीं है और आप अपने को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये तो पुलिस कहाँ कहती है? पुलिस कहती है कि हम गए पकड़ने, उसने गोली चलाई, हमने बदले में गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगी। फिर 4 दिन बाद पुलिस कहती है कि हम पहुंचे, उसने गोली चलाई, हमने गोली चलाई। हर बार यही कहानी आती है। आपने जो कहा कि इंश्योरेंस के केस में एक व्यक्ति घर बनाता है, बार-बार उसका घर जल जाता है, बार-बार वो क्लेम लेता है। 4 क्लेम लेने के बाद इंश्योरेंस कंपनी भी डाउट करने लगती है कि इसने तो 3 बार घर बनाया, तीनों बार जल गया। तो अगर बार-बार एक ही कहानी, एक ही स्क्रिप्ट के साथ पुलिस आ रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है। डाउट नहीं करती है। जो एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है ना, जो एग्जाम्पल्स लिखा रहता है इटैलिक्स में, वो भी पार्ट ऑफ द लॉ रहता है। लॉ सेज इट विल बी टेकन एज एन इंटेंशन, एविडेंस ऑफ इंटेंशन। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार बार यही हो रहा है। तो इसका क्या इससे अपराधियों में खौफ का माहौल होगा। अपराधी अपराध करने से डरेंगे, ये तो समाज के लिए अच्छा है ना सर। खौफ से अगर अपराध कम होना है, वो खौफ किसका हो, प्रश्न ये है। मेरा कहना है कि वो खौफ केवल कानून का होना चाहिए। ऐसा खौफ नहीं है, तब तो बीच सड़क पर खड़ा करके और 50 लाठी मारी है। ये भी एक खौफ है, यही पैदा कर दीजिए। इट नीड्स अ वेरी डीप थिंकिंग। ये बहुत हल्के से जो चल रहा है, ये बहुत उचित नहीं है, क्योंकि जो लीडरशिप होता है वो सिर्फ सिस्टम का नहीं होता है, वो इंडिविजुअल्स का भी होता है। इंडिविजुअल्स जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि तरीका गलत नहीं इस्तेमाल किया जाए। अगर गलत तरीके की बात होने लगेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप को लेनी पड़ती है। अब जब फेक एनकाउंटर्स की बात अगर कोई संगठन लेकर, सामाजिक संगठन या कोई पीड़ित परिवार का सदस्य ही चला जाता है कोर्ट, और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के कई मामलों में, दूसरे शहरों के कई मामलों में, महाराष्ट्र के एक मामले में, कि किस तरह से 20 साल 15 साल बाद अदालत का फैसला आया है और जो उसमें शामिल पुलिसकर्मी हैं वो दोषी करार दिए गए हैं एनकाउंटर्स में। तो अभी जो पुलिसकर्मी इसमें हिस्सा ले रहे हैं इनका ऑपरेशन लंगड़ा में, क्या भविष्य में उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है? सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स। दीपक जी, आपको हम बताएं, मेरे सीनियरिटी के आईपीएस ऑफिसर दूसरे स्टेट में, एक का उसमें डेथ हो गया, एक रिटायर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पर केसेस दर्ज करने के लिए कहा है। रिटायरमेंट के बाद, एक के डेथ के बाद, तो डेथ के बाद एफआईआर में तो नाम आ गया उनका, मृत बगल में लिखा हुआ है उनके। तो यहाँ पर अहम सवाल यह है कि क्या ये जो ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा नाम दें, हाफ एनकाउंटर नाम दें, क्या आप इसका विरोध करते हैं और पुलिस से यह दरख्वास्त करते हैं कि यह कानून के मुताबिक सही नहीं है? मैं जब तक कंप्लीट फैक्ट्स किसी इंसिडेंट का नहीं जानूंगा तब तक नहीं पता करके बता सकता हूँ। लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है, बार बार एक ही तरह से घटनाएं हो रही हैं, उससे थोड़ा डाउट्स क्रिएट होता है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने कहा है कि एक ही तरह की चीजें, जिस तरह से एक तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं हाफ एनकाउंटर्स के, यह कानून के मुताबिक सही नहीं है और इसमें शामिल जो पुलिसकर्मी हैं, सीधे सीधे जो पुलिस टीम है, उनको भविष्य में दिक्कत हो सकती है, वे कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। कई मामलों में, दूसरे राज्यों और बिहार के मामलों में भी सजा भी हुई है और बाद में उनको रिटायरमेंट के बाद भी कई पुलिसकर्मियों को इस मामले में फंस करके परेशानी झेलनी पड़ी है, कई को जेल भी जाना पड़ा है। तो कानून के मुताबिक ही अपराध को रोकने का
कोई जरिया निकालना चाहिए। कानून के खिलाफ जाकर अपराध को रोकने का कोई तरीका सही नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।